अमीर घरों की बिगड़ी औलादें अक्सर दूसरों की चीज़ें छीनने का शौक रखती हैं। मैं ये शौक नहीं रखती। जो चाहिए अपने दम पर हासिल कर सकती हूँ। छीनने का काम मैं नहीं करती, वो तुम्हारे जैसे लोग करते हैं। काबिलियत हो तो खुद हासिल करो, तब मुझसे बात करना। आहाना भी आज उसे जवाब देने के मूड में थी, पर वंशिका को आहाना का ये जवाब नागवार गुजरा तो तिलमिला उठी। युवा वंशिका अब शब्दों का उपयोग करती भावेश में आहाना पर हाथ छोड़ देती है, पर अपने पर लगने से पहले वह उसकी कलाई पकड़ कर रोक लेती है और गुस्से में बुरी तरीके से मरोड़ देती है। तो वह तड़प उठी। आहाना के चेहरे पर तंजमयी मुस्कान आ गई। न जाने कितनी बार नौकरानी होने पर इसने उस पर ये हाथ उठाया, तब वह मन मसोर कर रह जाती, पर आज वह चुप नहीं रहेगी। कलाई मरोड़ने से वंशिका बिलबिला गई। प्रांजल भी चुपचाप देखने देखने के सिवा कुछ न कर पाया। आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत मत करना, वरना हाथ तोड़ कर रख दूंगी। उसके हाथ उठाने से आहाना बुरी तरीके से तिलमिला गई थी। वो आवेश में आकर बोली। न जाने कितनी बार उसका यह करने का मन किया, पर कर नहीं पाई। उसकी बर्बादी के लिए जितने जिम्मेदार छोटे मालिक हैं, उतनी ही वंशिका भी है। एक अपनी कायरता को पूरा करने का नाम दे अधूरी मोहब्बत कहकर पेंटिंग के रूप में छिपा रहा है, और एक शक्ल आहाना जैसी होने की वजह से नफरत उगल रही है। गुस्सा प्रांजल के लिए ज़्यादा है। वह बेसहारा लड़की होकर सारी दुनिया से लड़कर अपनी मुश्किल झेल कर एक मुकाम हासिल कर सकती है, पर यह अपने घर से मंदिर तक ना आ सका। अब भी उसे इसके साथ शादी करने का दुख है। उसे कहीं ये नहीं लग रहा, बल्कि अपनी मोहब्बत को इस पेंटिंग में एक स्मृति की तरह सजा रहा है, जैसे कोई मरी हुई वस्तु की स्मृति बनाता है। सबल होने के बावजूद प्रांजल का मजबूर होना उसके गले नहीं उतर रहा था। दोष दोनों के लिए बहुत अधिक था जिसकी परिणीत या तीखी प्रक्रिया थी। वंशिका और आहाना की झड़प से प्रांजल विचलित हो गया। वंशिका बाहर चलो, वह वंशिका से बोला, जो कलाई पकड़े हैरानी से खड़ी थी, पर शांत नहीं थी, बल्कि गुस्से से भरी हुई थी। आहाना ने उसे इतनी तीखी प्रतिक्रिया कतई आशा न थी, पर वह खुराना खानदान की लड़की है। उसके लिए यह सब पचाना आसान नहीं था। बाहर मैं नहीं, तुम जाओ, ये दो लड़कियों के बीच की बात है। उसने प्रांजल से जाने को कहा, जो नहीं गया। तूने मेरी कलाई मोड़ ली। ये मत समझना कि तेरी यहाँ डेयरिंग पर मैं तुझे माफ़ करूँगी। वह आंखें तरेरती बोली। क्या करोगी? शिकायत लेकर अपने चाचू के पास जाओगी, जैसे छोटे मालिक जाते थे, छोटे बच्चे जाते हैं। हाँ, वही करोगी। तुम खुद कुछ कर नहीं सक पाती। कभी चाचू, कभी मॉम, कभी ये। खुद में जवाब देने की काबिलियत नहीं तो दूसरों का सहारा ले रही हो। काबिलियत? हाँ, मेरी काबिलियत देखेगी। मेरे पास मेरे अनमोल दौलत, मेरे रिश्ते हैं, जो मेरे साथ हर समय खड़े हैं और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये रिश्ते मेरे अनमोल धन हैं। तू क्या है? 2 टके की मॉडल। चाचू बता रहे थे, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए जलन हो रही है, और इस वजह से मेरी काबिलियत की बात कर पर रही है। अगर तुमसे गैरत की होती तो अपनी कामयाबी के लिए मेरे चाचू के साथ बिना नाम के रिश्ते न रहती। अब बताती हूँ तुझमें और मुझमें क्या फ़र्क है। मैं वंशिका खुराना हूँ, लाइक ए प्रिंसेस। बचपन से जो चाहा वो पाया। प्यार भी एक प्रिंस से किया। आई थी हमारी ज़िंदगी में भी तेरी जैसी एक चीप और घटिया लड़की, जो इसको फंसाना चाहती थी, जैसे तू चाचू को फंसा रही है। पर मैंने ऐसे होने नहीं दिया। जिसको चाहा उससे शादी कर रही हूँ। मेरा सपना पूरा हुआ, पर तेरी जैसी लड़कियाँ अपने सपने पूरे करने मेरे चाचू जैसे न जाने कितने लोगों का टाइम पास बनी होंगी। मैं तो बस आइंदा है अंदाज़ा ही लगा सकती हूँ। अब वह जानबूझकर आहाना के चरित्र पर उंगली उठाती है, ताकि उसका मुंह बंद कर सके। वंशिका, माइंड योर लैंग्वेज। प्रांजल बोला तो उसने उसकी बात अनसुनी की। वंशिका के उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने पर आहाना एक बार फिर तिलमिलाई। जरूर गला भर्रा सा गया। जब तर्कों से जवाब न दे सको तो कुतर्क कर लो, और जब एक लड़की का मुंह बंद करना हो तो उसकी सफलता को, उसके चरित्र पर उंगली उठाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करो। ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो तुम भी कर रही हो। तुम्हारे चाचू, तुम्हारे फियांसे मुझे अपनी कंपनी की मॉडल बनाने बेकरार हैं। मैं करेक्टर लेस हूँ, तो ये सब लोग क्या हुए? तू ही है करेक्टर लेस। समझ गई, खुद के बारे में ज़्यादा
गलतफहमी मत पालना, न खुद की। ज़्यादा पाक साफ समझ। मॉडल्स के साथ क्या होता है क्या नहीं, कोई इससे अनजान नहीं। तो इतनी पाक साफ होती तो मेरे चाचू तुझे आरुल बिला में शादी करके लाते, ना कि कुछ दिन के रिश्ते लिव इन में रखने के लिए। पता है वजह क्या है? बड़े घरों के लोग बेशक गर्लफ्रेंड किसी को भी बना ले, घर की इज्जत बनाकर खानदान देख कर ही लाते हैं, जैसे प्रांजल कर रहा है। मेरे चाचू भी यही करेंगे। कुछ दिन वो तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ टाइम पास बेशक कर सकते हैं, पर शादी कभी नहीं करेंगे। जैसे प्रांजल ने उस 2 टके की नौकरानी को जिंदगी से फेंका, मेरे चाचू भी तुझे फेंक देंगे। वंशिका अब अगर एक शब्द भी बोली तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जाओ यहाँ से, प्रांजल आपा खोता बोला। तो अब वह मुनमुनाती चली गई। अब आहाना भी वहाँ नहीं रुकना चाहती थी। आवेश में शरीर कांप रहा था। आज अपने स्वभाव के विपरीत वंशिका से काफ़ी बहस कर चुकी। सुनती तो ऐसे इल्जाम पहले भी थी, पर आज जवाब दे भी चुकी। कड़वी सही, वंशिका की बातें गलत भी नहीं थी। बड़े लोग बड़े खानदान में ही शादी करते हैं, यह तो पूरी तरह सच है। 2 उदाहरण तो देख रही थी। खुद को शांत किया। मिस्टर प्रांजल वर्धमान, अब आपका काम हो गया तो मैं जा सकती हूँ, वह उससे बोली। आई एम सॉरी, सॉरी ऐना जी, एक्सट्रीमली सॉरी। वंशिका बचपन से लाड प्यार में पली है, कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ नाराज़ मत होइए। किस किस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे? आहना गुस्से में शायद पुराना गुबार निकाल देती कि रुक गई। प्रांजल उसकी तरफ हैरानी लिए नज़रों से देख रहा था। क्यों हर बार वह इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि वंशिका उसकी इंसल्ट करती है और प्रांजल बस सफाइयाँ देता रह जाता है। मिस्टर प्रांजल, अब आपका काम हो चुका है तो मैं अब निकलती हूँ। भारी गले से वह बोली। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वह बात संभालता बोला। जी नहीं, ड्राइवर गाड़ी ले आएगा, कहकर वह कमरे से बाहर निकलकर कंपनी में कॉल करती है कि उसकी गाड़ी भेज दी जाए। वह उसके कमरे से नीचे उतरी तो वंशिका खड़ी थी। वह एक नज़र वंशिका पर, एक बार प्रांजल और एक बार उसकी माँ को देखती है। वही पुराना दृश्य सामने घूमने लगा। प्रांजल ने उसे शांत करने की कोशिश की और साथ चलने की जिद की, पर अब वह नहीं रुकी और बंगलों से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। इतनी इंसल्ट के बाद शायद यहाँ रुकने का औचित्य भी नहीं रहा। उसके कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जुहू बीच की तरफ गाड़ी मोड़ दो, वह ड्राइवर से बोली। आज मन उसी तरफ उद्विग्न था जैसे मुंबई आने के बाद था। जब भी मन का झंझावात प्रबल होता है, वह बीच उसकी सोच को किनारे पहुंचाकर राह भी दिखाता है कि क्या सही क्या गलत। ड्राइवर ने गाड़ी जुहू बीच पर रोकी और वह गाड़ी से उतरकर जुहू बीच पर आ गई। आज बहुत दिन बाद यहाँ आई है। दुनिया बेशक यहाँ सैर सपाटे के लिए आती हो, पर वह तो देखने आती है कि किस तरह यहाँ विशाल जल राशि खुद में कितना सुनामी छिपाए होने के कारण बावजूद शांत रहकर लहरों की बाजीगरी करता है। तट पर मिलते आती लहरें बिखरा कर खुद को कितना मनमोजी में दिखाता है, पर अंदर से कितना विकराल रूप है। शायद इसे भी अंदाजा ना हो, उसके मन में भी यही सुनामी छिपा रह हुआ है जो आज गरजती लहरों की तरह उमड़ आया। वह कितनी भी कामयाबी की ऊंचाइयों को छू ले, पर वह अपने अतीत से नहीं भाग सकती। तो क्या अतीत का डर कर सामना करना ही विकल्प बच गया है? वंशिका खुद इतनी गलत होकर कितनी आसानी से उसको गलत ठहरा देती है, सिर्फ इसलिए कि वह खुराना खानदान की लड़की है। और समझ कर नहीं आता छोटे मालिक क्यों उसके सामने इतना झुकते हैं। इसलिए कि वह अविराज खुराना की भतीजी है। हाँ, शायद बहुत घमंड है उसे। उसके पास रिश्ते हैं, जो चाहती है मिल जाता है। कोई मनोरंजन की वस्तु या खिलौना हासिल करना और जबरदस्ती किसी का प्यार छीनना 2 अलग चीज़ें हैं। दिल टूटने का दर्द क्या होता है उसे भी पता चलना चाहिए कि क्या हो अगर शादी के दिन दूल्हा ना आए, जब उसके पास एक आखिरी उम्मीद बची हो और वो ही धोखा दे जाए तो क्या बीतती है दिल पर। उसे भी आभास हो तो क्या हो। और छोटे मालिक इतने कायर हैं, उसकी एक पेंटिंग तक दुनिया से, अपनी माँ और वंशिका से छिपा कर रखते हैं। वो मुझे क्या दुनिया के सामने अपनाते। उम्मीदें ही शायद गलत इंसान से थी। प्यार तो सच्चा था, पर उसको संभालने वाला पात्र सुपात्र ही नहीं था। जो इंसान अपने प्यार को अपनाने की हिम्मत नहीं रख पाया, उसके लिए इतना रोने और दुख मनाने का भी कोई औचित्य नहीं। और अविराज खुराना, अब तो वह उसके नाम पर ताना दे रही है। दे भी क्यों ना। अविराज खुराना ने दुनिया के सामने अपनी इमेज भी तो यही बना रखी है, पर उन्हें भी अब फैसला करना है कि वो
क्या कुछ देर बाद आहाना जुहू बीच से लौट आई। जब भी परेशान होती है या मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है तब यहाँ आती है और यह विशाल समुद्र उसमें जीवन की जीव विषा पुनः जगा कर कुछ न कुछ मार्ग बताता है। अगर उसकी हिम्मत में अतीत का डटकर सामना करना लिखा है तो वह अब करेगी, और दुनिया का भी। रात के समय अविराज का कॉल आ रहा था, जो वह अक्सर ही करता है, पर आज उसने कॉल काट दी। उसके यूं कॉल काटने से अविराज बेचैन हो गया। उसने कई बार ट्राई किया तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। घर में आजकल माँ ना होती तो वह इस समय आहाना से मिलने चला जाता। कि क्या वजह है कि वह उसे इग्नोर कर रही है। वह वैसे भी आहाना से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कहीं आहाना उससे दूर तो नहीं होना चाह रही है। इस ख्याल से बेचैनी बढ़ाई तो विक्रांत को कॉल लगा दिया। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तैयार करवाने को कहा था, क्या रहा उसका? जी सर, कल करवा दूंगा, विक्रांत ने कहा तो वह लेट गया, पर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह अरुल विला से निकला तो विक्रांत को भी अपनी गाड़ी में साथ ही ले लिया। जी सर, आज एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तैयार करो और शाम 5 बजे तक मेरे पास आ जाना चाहिए। जी सर, हो जाएगा, पर किस नाम से करना है? अविराज खुराना वर्सेज एना लिविन कॉन्ट्रैक्ट। मैं अब उसको अरुल विला में ही लाना चाहता हूँ। वो मानेगी? विक्रांत ने सवालिया नज़र से देखा। उसे मानना होगा। पॉइंट तुम्हें बता देता हूँ। यह एक लीगल एग्रीमेंट होगा ताकि उसे ये न लगे कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ओके सर, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा, विक्रांत ने सहमति दी। दिन भर अविराज ने कई बार आना को कॉल करने की कोशिश की, पर उसने रिसीव नहीं किया। शाम को 5 बजे विक्रांत उसके सामने कुछ पेपर लेकर आ गया। उसने उसे वो कागज़ लिए और ऑफिस से बाहर निकलकर आहाना की कंपनी के बाहर आ गया। जैसे ही आहाना कंपनी से निकली, सामने अविराज को देख ठिठक गई। उसने उसे इग्नोर किया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, पर वह चलता हुआ आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं ये? आहाना हाथ छुड़ाती बोली। बताना तुम्हें है कि तुम क्या कर रही हो। तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी, और अब यहाँ आया तो मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हो। नो बेबी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वह उसकी कमर पर हाथ रख अपनी तरफ खींचकर खुद से सटा लेता है। दोनों एना इधर उधर देखने लगी, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, पर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। क्यों नहीं कर सकती? वह उससे नजरें चुराती बोली। वजह बतानी पड़ेगी। मैं जरूरी नहीं समझती, पर क्यों? छोड़िए मुझे। वह उसे खुद को छुड़ा लेती है। जाने लगी तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है। गाड़ी में बैठो। नहीं, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। क्या बात हो गई? वह झल्लाई, पर उसके इनकार के बावजूद वह उसे गाड़ी में ले आया। बेबी, क्यों नाराज हो? मुझसे कुछ गलती हुई? वह उसे मनाते हुए बोला। उस दिन तो तुम खुश थी। तुमने अपनी मर्जी से किस भी किया, और तुम इस रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ना चाहती थी, मुझसे भी। अब सब्र नहीं हो रहा। उस दिन के बाद बस तुम देखती हो। कल से तुमने बात नहीं की तो मैं बहुत परेशान हो गया। वह एक हाथ उसके गाल पर ले जाकर प्यार से उसके गाल सहलाने लगा तो वह उसका हाथ झटक देती है। बेबी, मैं चाहता हूँ अब तुम मेरे साथ रहो। मेरे घर पर ये लीगल एग्रीमेंट बनाया है। इसमें कुछ शर्तें हैं जो हमें लिविंग के दौरान निभाएंगे। जैसे लिविंग में रहते किसी और से दोस्ती नहीं कर सकते, अकेले कहीं जाने से पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, देर रात बाहर नहीं रह सकते, और तुम्हें मेरे साथ आरुल बेला में ही रहना पड़ेगा। कब तक? आहाना ने नज़रें उससे चेहरे पर जमाई। जब तक तुम चाहो, मैं चाहूँ या आप चाहेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हमेशा साथ रहने की इच्छा है तो शादी कर लो। नहीं कर सकता। वाह खुराना साहब, आप जैसे रईस और खानदानी लोगों के कितने सारे चौंचले होते हैं। किसी ऐरी गैरी लड़की से शादी क्यों करेंगे? बेशक मॉडल बन गई हूँ, पर आपकी नज़र में तो वही हूँ, एक बेबस गरीब लड़की। कितनी ही बड़ी मॉडल बन जाऊं, तब भी आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। कल को आपका मुझसे मन भर गया तो मैं फिर वही दर्द झेलूंगी जो कुछ मैंने झेला। यही चाहते हैं आप तो क्यों निकाला मुझे? उस दर्द से रहने देते, उसमें ही एक से निकाल कर दूसरा दर्द देने के लिए। ऐसी बात नहीं है। जरूरी तो नहीं कि शादी करके वो सफल हो ही जाएगी। शादी के बंधन में बंधने 7 फेरे
सात वचन लेने के बाद भी शादियां टूट जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, घरेलू हिंसा होती है, दहेज उत्पीड़न के केस होते हैं। यह सब तो शादी के बाद भी हो जाते हैं, जब उसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो लिव इन की क्या होगी? और यह लिव इन शादी जैसा ही होगा। तुम्हारी हर खुशी की जिम्मेदारी मेरी होगी, और अगर किसी वजह से यह टूट गया तो बदले में बदले में एलुमनी अमाउंट तुम अपनी मर्जी से भर सकती हो। उसके लिए ब्लैंक चेक होगा। इतने सारे चौंचले कर सकते हैं, पर शादी नहीं कर सकते। शादी एक पवित्र बंधन है, सामाजिक मान्यता है। परिवार बढ़ाने का अधिकार मिलता है तो क्यों नहीं करना चाहते आप शादी? ये मेरा पर्सनल मैटर है, नहीं खुराना साहब। ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती। यह सामाजिक बंधनों से बंधी हुई है। हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। लिव इन उस आशा पर तो बनाया जा सकता है कि तो दो लोग एक दूसरे को समझ सकें, इसलिए कुछ दिन साथ रहें और कल को रजामंद हुए तो शादी कर सकें। पर आप तो कभी शादी नहीं करेंगे, या तो आप अपने इस रिश्ते के प्रति सीरियस होइए या मुझे भूल जाइए। फैसला आपको करना है। वंशिका की बातों और प्रांजल के उदासीन व्यवहार ने आहाना को आक्रोशित कर दिया, जिसकी जद में अभिराज भी आ गया। अब वह भी हिसाब चाहती है। आखिर क्यों सब कुछ आहाना सहे? जिन्होंने उसके साथ गलत किया वही उस पर उंगली उठा रहे हैं, तो आक्रोशित होना जायज़ है। अब शायद अभिराज को भी कोई फैसला करना पड़े कि वह चाहता क्या है। क्या वह आहाना को लिव इन में रहने फोर्स करेगा? आहाना उसे कहती है, लिव इन उस आशा पर तो बनाया जा सकता है कि दो लोग एक दूसरे को समझ सकें, इसलिए कुछ दिन साथ रहें और कल को रजामंद हुई तो शादी कर सके। पर आप तो कभी शादी ही नहीं करेंगे, या तो आप अपने इस रिश्ते के प्रति सीरियस होइए या मुझे भूल जाइए। फैसला आपको करना है। आहाना के तेवर बिल्कुल बदले हुए थे, जिसकी वजह अभिराज के समझ से बाहर थी। वंशिका की बातों और प्रांजल के उदासीन व्यवहार ने आहाना को आक्रोशित कर दिया, जिसकी जद में अभिराज भी आ गया, जिसे सुनकर वह भी तिलमिला गया। दुनिया, अरे कौन सी दुनिया में कभी दुनिया के बारे में नहीं सोचता, क्यों उनकी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। आई कांट बिलीव तुम कब से दुनिया के बारे में सोचने लगी, जो दुनिया के अनुसार अपने फैसले करने लगी। अविराज तिलमिलाता हुआ बोला, हम दुनिया समाज का हिस्सा हैं, जिसके अपने नियम हैं। हम उन नियमों में बंधे हैं जिससे चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते। अगर दुनिया समाज यही सोचती रहती तो जिस पोजीशन पर आज वो वहाँ कभी नहीं पहुँचती। सामाजिक बंधन की बात कर रही हो, किस बंधन ने साथ दिया तुम्हारा जो तुम इसके बारे में सोच रही हो? ये दुनिया समाज सामाजिक बंधन ये सब सिस्टम के गुलाम हैं। जिसके पास पैसा है, रुतबा है, ताकत है, उसके लिए कोई बंधन कोई मान्यताएं नहीं होती। आज जब तुम्हारे पास स्टेटस है, सिर ढकने को छत है, तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो, तो तब तुम्हें लोगों के बोलने का अवसर होने होने लग गया। आहाना द्वारा समाज की बातें करने पर अविराज के मन में रोष उत्पन्न हुआ तो उसे याद दिलाने लगा, लोग, दुनिया, समाज, ये कब तक तब कहाँ था जब तुम्हें इसकी ज़रूरत थी? कि इसने तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि ये इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम टूट कर बिखर जाओ और तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचें। या तो रुद्र प्रताप जैसे लोगों की गुलामी स्वीकार करो, या मुंबई की बदनाम गलियों में खुद को बेचने पर मजबूर हो, और ये तुम्हारी जैसी मजबूर लड़कियों के लिए बाजार सजा सकें। उसकी बातें यहाँ खामोश होकर सुन रही थी। जितना लोगों के बारे में सोचोगी, उतना ही तुम्हें और तुम्हारी सोच को अधिक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम इनके बनाए नियमों में बंधी रह जाओ और आज़ाद होकर उड़ान न भर सको। मत करो ऐसा। खुद को, अपनी सोच को उसी तरह आज़ाद छोड़ दो जिस तरह तुम मुंबई में अस्तित्व बचाने संघर्ष कर रही थी। आज़ाद सोच ही परिवर्तन लाती है, इतिहास रचती है, लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है। जो सोच बंधन मुक्त नहीं, उसे कैसे कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने की उम्मीद कर सकता है? वे तो अपने ही बनाए बंधनों के पिंजरों में कैद हैं। जरा ही सोचो, अगर तुम मुंबई भागने की अपेक्षा रुद्र प्रताप से शादी करने का ऑप्शन चुनती तो आज एक गुलाम जिंदगी जीने विवश हो जाती। तुम्हारे अंदर की जुझारू आहाना, उसकी आज़ाद रहने की सोच ने रुद्र प्रताप का प्रतिरोध करने का
साहस दिया। आज़ादी सबको प्यारी होती है। जिस प्रकार मनुष्य सदैव स्वयं को स्वतंत्र रखने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार सोच भी स्वतंत्र रखने की आवश्यकता होती है, न कि बंधन में। लोगों के कहे अनुसार कभी भी अपने विचार, जीने का अंदाज और वसूल मत बदलना। ये तुम्हारी असुविधा सुविधा अनुसार अपने मत तैयार करते हैं। हमेशा अपने अंतर्मय की सुनो। हमारा मन कभी भी गलत नहीं होता। अविराज निरंतर बोल रहा था। वह आहना को समझाने का प्रयास कर रहा था कि वो लोगों के कहने से वह मन विचलित न करे। आज मेरे मन में ही मुझे प्रश्न किए हैं, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझसे शादी करेंगे कि नहीं। आहना की नज़रें अभिराज पर टिकी थी। उसके दिए तर्क उसके प्रश्नों का यथोचित उत्तर नहीं दे पा रहे थे, न उसके विचलित मन को शांत कर पा रहे थे। क्या तुम्हारा मन ये कहता है कि हम शादी करेंगे तभी हमारे रिश्ते पर मोहर लगेगी? क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई दुविधा है? उसने उसकी तरफ देखा, पर वह चुप थी। बेबी, क्या बात हो गई? क्यों परेशान हो? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बताओ, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें कुछ भी कहने की? अगर किसी की वजह से परेशान हो मुझे बताओ, मैं हर समस्या का समाधान कर दूंगा। टेल मी बेबी, टेल मी। अविनाश प्यार से उसके दोनों चेहरे को दोनों हाथों के बीच लेकर पहुंचता है। आंखों में बेचैनी थी। कुछ नहीं हुआ है, न किसी ने कुछ कहा। वह हाथ से उसके दोनों हाथों को हटाती हुई बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे मन में प्रश्न उठ रहे हैं। आपने जो तर्क दिए हैं बेशक उसमें सच्चाई हो, पर मैं भी गलत मांग तो नहीं रख रही। शादी मात्र सामाजिक बंधन नहीं, पवित्र बंधन है। साथ रहने की सामाजिक मान्यता के साथ सुरक्षा का भाव देता है। कहकर वह उसकी तरफ देखने लगी। ये बात तो तुम भी भली प्रकार जानती हो। मैंने आजीवन शादी न करने का फैसला किया है। मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। आप विवाह क्यों नहीं कर सकते? उसके ये कहते ही उसे गहरी सांस ली और सामने देखने लगा। मैंने मजबूरी में बहुत कम उम्र में ही बिजनेस संभाला था। उस समय अपने आप से कुछ वादे किए थे जिन्हें अब तक निभा रहा हूँ। अपने को कंट्रोल में रख सकूँ, कोई गलत आदत नहीं लगने दी। मैं समाज के तकियानुसी उसूल नहीं मानता। मैंने खुद के लिए कुछ उसूल बनाए हैं, उन्हीं को मानता हूँ। खुद को डिसिप्लिन में रखा, जिस वजह से अपने बिजनेस को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में कामयाब हो पाया। मेरा बिजनेस ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने अपने काम को ही अपना शौक बनाया। इस वजह से आम लोगों के जैसे शौक मैंने नहीं पाले। कोई लड़की मेरे साथ रहे तो मेरी शर्तों के साथ बिना मुझसे कोई परिवर्तन चाहे, न मुझसे शादी की आशा रखे। अपना ये नेचर मैं किसी से नहीं छिपाता। यहाँ तक कि अजनबी होते हुए मैंने अपने बारे में तुम्हें पहले ही सब बता दिया था कि मेरे लिए प्यार भावनाएं जैसी बातें कोई महत्व नहीं रखती। मैं व्यक्ति की व्यक्तित्व स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ। समाज का कोई भी नियम जिससे मेरी स्वतंत्रता का हरण होता है या मुझे तर्क संगत नहीं लगता है, मैं उसका पालन नहीं करता, और यह मेरी व्यक्तित्व स्वतंत्रता है। अविराज बोलकर चुप हुआ। आप मुझसे शादी करेंगे तो क्या आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप जैसा जीवन चाहे जी सकते हैं, पर उसके बाद हम हक से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आहाना ने अपना पक्ष रखा। मैं किसी के दबाव में कोई फैसले नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो मुझ पर दबाव न बनाओ। मैं नहीं मानूंगा। इसी वजह से कोई ज़्यादा समय मेरे साथ नहीं रह पाता। इसका अर्थ तो यही हुआ कि मेरे भी जाने का समय हो गया। भावुक होकर आहाना बोली। उसकी आंखें बरसने को बेताब थी, पर जैसे संभाली हुई थी। ऐसा मत कहो, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। तुम बस मुझ पर दबाव मत बनाओ। मैं हर काम अपनी मर्जी से करता हूँ। कोई ज़बरदस्ती दबाव बनाता है तो अंदर से विद्रोह जागता है। तुम्हारा मेरा रिश्ता निस्वार्थ भाव का है। मैंने हमेशा चाहा तुम अपनी खुद की पहचान बनाओ, ताकि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत न पड़े। आज तुम्हारे पास नाम है, शोहरत है, दौलत है। जो चाहती हो कर सकती हो। तो लाइफ को एंजॉय करने के बजाय क्यों बेवजह के बंधनों में बंधने का सोच रही हो? क्या ऊंचाई पर पहुंचना, एक मुकाम हासिल करना, दौलत शोहरत होना, बस यही खुशी का पैमाना है? मैंने ये सुकून दे सकते हैं, अस्थायी खुशी भी दे सकते हैं, पर असली खुशी परिवार, प्यार, शादी, अपनों से ही मिल सकती है। जैसे पति पत्नी रहते हैं, हम भी साथ रह सकते हैं। दोनों साथ होंगे तो परिवार हो गया। हम प्यार भी तो करेंगे। सारी कंडीशन तो
फुलफिल हो रही है। वह उसके हाथों को हाथ में ले बोला, पति पत्नी जैसे नहीं, पति पत्नी की तरह ही रहना है शादी करके। परिवार भी सिर्फ 2 नहीं 3 होकर पूरा करना है। प्यार सिर्फ शारीरिक नहीं, सच्चा प्यार हो जो शादी के बाद ही हो सकता है। क्या डर है आपको, क्यों नहीं इस बंधन में बंधना चाहते? वह उसकी आंखों में देख कर पूछती है, बेबी तुम्हें आज क्या हुआ है? मैं जैसा हूँ, तुम तो मुझे ऐसे ही पसंद भी करती थी। मैंने तुमसे कुछ छिपाया तो नहीं? वह उसे अपनी तरफ प्यार से खींचता है, क्या रखा है शादी के बंधन में? मुझे शादी के नाम से घबराहट होने लगती है, जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीनी जा रही है। और तुमसे किसने कहा कि शादी के बाद प्यार होता है? बल्कि जो प्यार रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। शादी लाइफ है चुंगम, शुरू में मीठा लगता है, समय बढ़ने के साथ बेस्वाद हो जाता है। बेवजह के झगड़े कलह टेंशन कहीं का नहीं रहने देते, जीना मुहाल कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका खुद से तैयार किया गया हुआ है। ऐसा होता तो दुनिया में कोई शादी नहीं करता, न ये परंपरा बनी होती। मैं दुनिया जैसा नहीं हूँ, बाकियों से अलग हूँ, इसलिए अविराज खुराना हूँ। तुम्हें भी मुझे ऐसे ही अपनाना होगा। न जाने तुम क्यों बंधनों में बंधने इतनी उतावली हो रही हो। क्या तुम्हें आज़ादी पसंद नहीं है? तुम्हारा अभी करियर शुरू हुआ है, तुम्हें बड़ी हीरोइन बनना है। अभी 8-10 साल तो तुम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हें सुपरस्टार बनना है, जो शादी के बाद नहीं बन पाओगी। बस मिसेज खुराना बनकर रह जाओगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? वह उसका सुपरस्टार बनने का सपना टूटने का जिक्र करता है ताकि वह अपनी जी छोड़ दे। सुपरस्टार बनने में नहीं, मुझे मिसेज खुराना बनने में ज़्यादा खुशी मिलेगी। धन दौलत शोहरत नाम से अधिक प्यार, रिश्ते, परिवार, ये सब चीज़ें मायने मेरे लिए मायने रखती हैं। उसने अविराज की तरफ देखा, जिसके चेहरे की भाव शून्यता लिए चुप्पी उसके सारे सवालों के जवाब दे रही थी। अब शायद अधिक बहस करने का फायदा नहीं, वह बस आश्वासन चाहती है थी। उसने नहीं दिया, यही उसका फैसला है तो मुझे मंजूर है। वह गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें मंजूर है? उसके कहते ही वह बोला, हाँ मुझे मंजूर है, बस इस शर्त पे करें, मैं आपके साथ कभी लिव इन में नहीं रहूँगी। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, यह मेरा भी फैसला है। मैं इस बात को नकार नहीं रही कि आपने मेरी बहुत मदद की, पर मैंने भी हमेशा अपनी लड़ाई अकेले लड़ी है। आप आरुल विला के मालिक थे और मैं एक मामूली मेड। बाहर रुद्र प्रताप पागलों के जैसे मेरे पीछे था। मेरा एकमात्र सहारा हिमानी जी थी, जिसके घर पर भूमिक शैतान के रूप में तलवार की तरह हर समय लटका रहता था। उस रात हम दोनों के बीच जो हुआ, उसके बाद भी मैं आपका घर छोड़ने का फैसला कर सकती हूँ, तो आप मेरी जीवनता का अंदाज तो भी नहीं लगा सकते हैं कि मैं नाजुक फूल का पौधा नहीं, रेगिस्तान की कर हूँ, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में जीने की जिजीविसा रखती हूँ। उसका चेहरा मन में उठ रहे दृढ़ विचारों से कड़ा हो गया। उसने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था, छुड़ा लिया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई। पीछे पीछे अविराज भी उतर गया। वह उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वह जाए ना। वे भी ऐसा मत करो, ऐसा करके तुम मुझे प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही हो, अपनी बात मानने मजबूर कर रही हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अविराज ने उसे अपना पद समझाना चाहा। आप अविराज खुराना है, बिजनेस टाइकून, खानदानी रईस। आप क्यों मेरे जैसे मामूली मॉडल के प्रेशर में आएंगे? न हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, न हमारा स्टेटस मैच करता है। इंसान या तो प्यार के आगे झुकता है या दौलत के पर। मेरे पास तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि नाम के पीछे सरनेम भी नहीं है, जो आप जैसा बड़े खानदान जैसा हो। आप और उस इंसान में कोई फर्क नहीं, जिसने प्यार के नाम पर मुझे हसीन सपने दिखाकर यूं भटकने मजबूर किया। कहते हुए जैसे उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी, दिल का गुबार उठकर जुबान पर जमा हो गया, जो आवाज़ को भारी कर रहा था। आप आज के बाद कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। आपको आपकी आज़ादी मुबारक। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, तो अब मैं जा रही हूँ। कहते हुए वह भावुक थी, उसे अपना हाथ छुड़ाने लगी। बेबी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे कुछ समय तो दो सोचने का। उसके इस फैसले से अविराज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे उसे समझाए।
जब सोच लो मुझे जवाब दे देना, अभी मैं मुंबई में ही हूँ, कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। आहाना आज बहुत गुस्से में थी। अभिराज ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर सब बेकार ही रहा। असल बात तो ये थी कि आज वह कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। दिमाग तो चल ही नहीं रहा था। वह बस अभिराज से हाँ सुनना चाहती थी ताकि उस अपमान के कड़वे घूंट के दर्द को कम कर सके जो वंशिका ने उसका किया। पर कहते हैं कई सारे प्रेरणादायक बातें और भाषण भी वो काम नहीं कर सकता जो किसी के द्वारा किया गया अपमान करता है। वंशिका द्वारा उसके चरित्र पर उठाए चुभते सवालों व अपमान ने उसे वह करने पर मजबूर कर दिया जो वो नहीं करना चाहती थी। अभिराज कभी शादी नहीं करेगा जानते हुए भी उसने उसके सामने शादी की शर्त रखी। अविराज से दोस्ती नाम का आखिरी रिश्ता बचा था उसे भी तोड़ आई। मन बहुत भारी था पर तसल्ली भी न की। अब अविराज उसे घर ले जाने की जिद नहीं करेगा, न बार बार उन दोनों की शक्ल देखनी पड़ेगी। आहाना तो चली गई पर अविराज उसके ऐसे व्यवहार से हैरान रह गया। अक्सर वह मूड स्विंग का शिकार होती है जो असमान बातें करती है किंतु इस प्रकार शादी की जिद नहीं करती। वह अच्छे से इस बात को जानती है कि वह कभी शादी के बंधन में नहीं बंधेगा। आहाना की ऐसी जिद की वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। अभी तो उसका करियर शुरू हुआ है, वह खुद भी तो शादी नहीं करना चाहती थी। अब अचानक क्या हो गया? दिमाग पूरी तरीके से सुन्न हो गया। घर जाने के बजाय ऑफिस आ गया। उसको आया देख विक्रांत भी आ गया। क्या हुआ सर? उसे परेशान देख उसने पूछा। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया। वह मायूसी से बोला, मुझे तो पहले ही डाउट था कि वो एग्री नहीं करेगी। विक्रांत उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठता बोला। क्यों? उसके इस विश्वास की वजह अभिराज को समझ नहीं आई। अपनी चेयर पर बैठा था, उसकी तरफ देखने लगा। यह एक निचले तबके उठी साधारण लड़की है कि मानसिकता है जो शादी पति बच्चे परिवार यहीं तक खुशियाँ सीमित रहती हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट के बंधन के बाद नहीं कर पाएगी। विक्रांत ने अनुमान लगाया। अब वो साधारण नहीं है, सुपर मॉडल है। उसका एक स्टेटस बन गया है। अभिराज गंभीर आवाज में बोला। सुपर मॉडल बनने से सोच तो नहीं बदल जाएगी। वह मन में अभी भी आम लड़की है जिसकी खुशियों की चाबी परिवार होगा। मैंने आपको पहले ही शंका जताई थी कि वह यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। ये किस बेस पर आइडिया लगाया? लड़कियों के पैसे उतने ही मायने रखते हैं जितने सारी दुनिया के लिए जो सिक्योर फ्यूचर की गारंटी है। पर असल में एक लड़की के लिए पैसे से अधिक प्यार, परिवार, रिश्ते, भावनाएं अधिक मायने रखते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में बंधने के बाद वो नहीं कर पाएगी। आपने पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ नहीं किया तो उसके साथ क्यों कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ वह हमेशा मेरे साथ रहे, पर उसने तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पढ़े ही नहीं कि इसमें क्या शर्तें हैं। पहले ही शादी की शर्त रख दी। अब आगे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो शादी की जिद पर अड़ गई है। इसका मतलब समझते हो तुम मुझे प्रेशराइज कर रही है। आप भी वही कीजिए जो आप अब तक सबके साथ करते आए हैं विक्रांत। उसके ऐसे कहते ही अविराज तिलमिला गया। सॉरी सर, आपने पूछा तो मैंने बस अपनी राय रखी। अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप बिना प्रेशर में आए साइन करवा सकते हैं। उसे करना पड़ेगा। कैसे? इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई ऐसा है जो उसको आपकी मर्जी के बगैर काम दे सकता है? काम नहीं मिलेगा तो उसके पास आपके पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। विक्रांत का ये आइडिया देने पर अविराज भड़क उठा। विक्रांत, हाउ डेयर यू? तुम इतना चीप आइडिया दोगे? मैंने कभी सोचा न था। माना मेरे लिए इमोशन मायने रखते नहीं रखते, पर आहाना को अपने साथ रखने और अपनी बात मनवाने में ये सब करूँगा जिसे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की ताकि वह इंडिपेंडेंट हो सके, अपने फैसले ले सके, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सके। आज अगर उसने कोई फैसला लिया तो इसी वजह से कि वह आत्मनिर्भर है। मैं खुद आज़ादी का पक्षधर हूँ और तुम उसकी आज़ादी छीनने को कह रहे हो। उसकी आज़ादी मेरे लिए उतने ही मायने रखती है जितने मेरी, और तुम चाहते हो मैं ही उसे छीन लूँ। मैं उसे कभी किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ वह यह सब
अपनी मर्जी से और खुशी से करें, ना कि मजबूरी में। सॉरी सर, आपको मेरा आइडिया पसंद नहीं आया, पर आपके पास 3 ही रास्ते हैं। या तो उसकी बात मान लीजिए और शादी कर लीजिए, या उसे अपनी ज़िंदगी के हिसाब से जीने दीजिए, या फिर क्या। अभिराज ने उसके चेहरे की तरफ देखा। कुछ दिन वेट एंड वॉच की स्थिति में रख कर देखिए कि उसका अगला कदम क्या है। अभी गुस्से में हो और कुछ दिन बाद शांत हो जाए तो उसे अपनी गलती का रियलाइज हो। हाँ, यही उचित रहेगा। मैं शादी नहीं कर सकता, पर उसे खुद से दूर भी नहीं कर सकता। पर वो मुझे टिपिकल लड़कियों की तरह शर्तों और वादों में बांधना चाहती है। न जाने क्यों क्या हो गया है उसे। वो ऐसी तो नहीं थी। कभी कभी उसे न जाने क्या हो जाता है, शायद मूड स्विच का शिकार हो जाती है। पर उसे समझाना होगा कि वह अविराज खुराना को बांध नहीं सकती। कहते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। अहाना वहाँ से लौट तो आई, पर एक कड़ा फैसला लेकर। वक्त के थपेड़े ने बेशक उसकी खुशियाँ छीनी छीनी हो, बदले में उसे इतना मजबूर तो बना दिया है कि अब हर समय उसे किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उसका खुद की तुलना रेगिस्तानी पौधे से करना उचित ही है कि अपने अस्तित्व बचाने को इंसान को जानवर या फिर पेड़ पौधों सबको संघर्ष करना पड़ता है, और विपरीत परिस्थितियों में टफ डिसीजन लेकर पत्तों को कांटों में भी बदलना पड़ता है ताकि अपना अस्तित्व बचा सके। इस पूरी मुंबई में एक वही था जिसे वह अपना दिल हल्का करती थी। वह हर समय उसकी मदद के लिए भी तत्पर रहता, सुख दुख का सभी का भी बनता साथी भी बनता था। पर अंशवंशिका और प्रांजल के कारण उसे उससे भी दूर होना पड़ रहा है। उन दोनों के खाते में एक और गुनाह चढ़ा। अगले दिन आहाना को डायरेक्टर का फ़ोन आया। उसने उसे स्टूडियो में बुलाया कि वे दोनों आमने सामने बात करें और उसे अपना निर्णय बता दें। आहाना कंपनी जाने के बजाय स्टूडियो ही पहुंची। थोड़ी देर डायरेक्टर से इस मामले पर गुफ्तगू हुई, जो थोड़ी देर बाद भूमिक के आने का कारण स्थगित हुई। भूमिक भी मजबूर हो गया है। हिमानी जी ने भी फिल्म करने के अलावा उसके समझ कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, तो फिल्म करना उसकी मजबूरी। ऑफिस में आकर बैठा, नज़र वहाँ बैठी आहाना पर डाली और हमेशा की तरह गुस्से में उसे घूरा। पर आज आहाना डरी नहीं, बल्कि उस पर भी गुस्सा आ रहा था। उसके घूरने पर उसको कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर इस मामले पर बात करने के बाद वह डायरेक्टर से बोला, क्या मैं इस बार इनसे अकेले बात कर सकता हूँ। उसने डायरेक्टर से पूछा तो उसने सहमति दी और उठकर चला गया। तुम्हें फिल्म नहीं करोगी। उसके जाते ही उसने टेढ़ी नजरें आहाना पर जमा कर हमेशा की तरह उसे डराने की कोशिश की। क्यों नहीं करूँगी, आज बिना डरे ही वह बोली। आवाज़ में भी दृढ़ता थी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, जैसे आप एक एक्टर हैं, मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ। आपको फिल्म करने में समस्या है तो मत कीजिए। मेरे पास आपके जैसा जान पहचान नहीं तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो फिल्म न छोड़ने की मजबूरी है। पर आप दो तो द ग्रेट भूमिका हरवंशी हैं, खानदानी रईस। आपके पास रोल भी की कमी नहीं होगी। नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दीजिए। क्यों मेरे जैसे लड़की के साथ काम करेंगे। आहाना ने तंजमयी भाषा में बोला तो आज आहाना के बेहद तीखे तेवर देख भूमिक दंग रह गया। हैरानी से उसे देखने लगा। वह उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करता आया है, लेकिन उसने कभी इसके ऐसे तेवर नहीं देखे। आंखें फैल गई। वजह तो समझ नहीं आई, पर उसकी ऐसी गुस्ताखी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मॉडल क्या बन गई, अपनी औकात भूल रही है। मत भूल कि कुछ दिन पहले तो तुम हमारे घर पर मेड का काम करती थी। मोम ने रहम खाकर तुझे अपने घर पर रखा, वरना मुंबई की सड़कों पर भटक रही होती। वह दांत पीसता बोला, काम तो काम होता है। हर किसी को जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता है, और छोटा हो या बड़ा, मेड का काम हो या हीरोइन का, मेहनत तो दोनों जगह मांगती है। जिस काम को करने से पेट भरने को, रोटी से ढकने को छत मिले, वो तो सबको करना पड़ता है। मैं वहाँ काम करती थी, जिसके बदले मुझे सैलरी मिलती थी। मैं तब भी काम करती थी, मैं अब भी काम करती हूँ। तब भी मेहनत और ईमानदारी का काम करती थी, अब भी मेहनत और ईमानदारी का काम करती हूँ। आपके जैसे बड़े खानदान से बिलोंग नहीं करती हूँ। न मेरे माता पिता अमीर और रसूखदार थे कि मैं आपके जैसे उनकी दौलत पर घमंड कर सकूं। आज आहाना ने भी दिल की भड़ास निकाल कर अपने इरादे जता दिए कि वह वहाँ काम करती थी तो उसे गुलाम न समझे। बातों बातों में उस पर तंज करना नहीं भूली कि वह बड़े खानदान का है, इसलिए अकड़ दिखाता है। यह सब असर वंशिका की कड़वी बातों का था, जिसकी जद भूमिक भी आ रहा था। जो सुनना उसके लिए अप्रत्याशित तो वह बौखला गया।
तो ये मुझे सुना रही है। कल तक आवाज़ नहीं आती थी, अब बोलने लगी। कोई ऊंची आवाज़ में मेरे सामने बोले मुझे पसंद नहीं और तेरा बोलना तो बिल्कुल भी नहीं। वह दंदनाता आया और हमेशा की तरह उसके गालों को एक हाथ से पकड़ लिया तो आहाना कसमसा रह गई। तू मुझे जानती नहीं क्या कि मैं क्या हूँ? मुझसे उलझने की कोशिश मत कर। मैं आग हूँ, जलाकर खाक कर दूंगा। हर बार उस दिन की तरह रहम नहीं खाऊंगा। दूर रहा कर मुझसे, वरना बर्बाद हो जाएगी। आइंदा मेरे सामने मुंह खोला तो बर्बाद होने की चिंता वो करे जो आबाद हैं। वह दर्द के बावजूद निडरता से बोली। मुझसे जुबान लड़ाती है, वह पूरी बेदर्दी से उसके गाल दबा देता है तो वह दर्द से कराह गई तो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उस पर जैसे भूत सवार था। आहाना का इस तरह उसका जवाब देना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हिमानी जी द्वारा उस पर की गई सख्ती की वजह भी आहाना है। दूसरा, अब वह फिल्म में भी नहीं हट रही। आहाना के साथ काम करना मतलब उसे अपने बराबर समझना होगा। ऐसा हुआ तो जो उसको अपनी नौकरानी समझता है उसका क्या होगा? छोड़िए मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगी। जब भूमिक ने उसके चेहरे को नहीं छोड़ा तो वह गुस्से से बोली, चिल्लाओगी तुम? उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। हाँ, डायरेक्टर को बुलाकर मीडिया इकट्ठा कर लूँगी, फिर आपको खुद फिल्म से आउट कर दिया जाएगा। या जैसे रेहान घर बैठा है हड्डियाँ तोड़वाकर, आपके साथ भी वही हो सकता है। मैं चाहूँ तो अपने बाउंसर बुला कर सकती हूँ। मुझे धमका रही है, बाउंसर की धमकी दे रही है भूमिका आरवंशी को, मेरे बारे में सब जानते हुए भी कि जिससे मैं नफरत करता हूँ उसके लिए मैं इंसान नहीं शैतान हूँ। अब आप मेरे लिए हमेशा शैतान रहे। न जाने क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। मेरा कसूर इतना है कि मैं गरीब ज़रूरतमंद लड़की थी जिसने आपके यहाँ पनाह ले रखी थी। आपके लिए नफरत उगलने का खिलौना बन गई। आपको क्या पता, जब ना जेब में पैसे हो और ना पेट में खाना, बाहर जाती तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाती। इसलिए आपकी सारी ज्यादती सह कर भी उस घर में रही। जब आपने हद कर दी, अपनी सीमा लांघी और बात मेरी इज्जत पर आ गई तो मैंने वो घर छोड़ा और मुंबई भी वापिस आई तो ना उस घर में आई, ना हिमानी जी से मदद मांगी। फिर अब क्या दिक्कत है आपको? अगर दिक्कत है भी तो अपने पास रखिए, जो करना है कर लो, क्योंकि अब मैं ये फिल्म नहीं छोड़ूंगी। डायरेक्टर साहब, उसने डायरेक्टर को आवाज़ दी तो डायरेक्टर की आवाज़ सुनकर भूमि को उसे छोड़ना पड़ा। पर वह अभी भी गुस्से से उसे घूर रहा था। वहीं डायरेक्टर के आते ही आहाना ने चैन की सांस ली। जी, एना जी क्यों बुलाया? डायरेक्टर आहाना से मुखातिब होता है। आहाना की सांसें तेज चल रही थी, पर उसका काम हो गया था। आखिर कब तक इससे डरे? हिमानी जी से वह बात कर चुकी, वह भी इसे सबक सिखाना चाहती हैं, तो भूमि को पता होना चाहिए कि अब वह उसकी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। अब उसे उस सब पर बहुत गुस्सा आने लगा। सबसे बदला लेने का मन कर रहा है। उसने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी न जाने क्यों वह सबकी नज़र का सबब बन जाती है। वह जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सुनती थी, तो ये उस पर अधिक हावी होने की कोशिश करने लगते हैं। डायरेक्टर साहब, भूमि जी मेरे साथ मूवी नहीं करना चाहते, पर मैं यह फिल्म नहीं छोड़ना चाहती। आपने पहले जो एक्टर डिसाइड किया था, मैं उसके साथ काम भी कर लूँगी। फिल्म साइनिंग पेपर्स कर रहे थे आप, पेपर दे दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं रोज़ अपना काम छोड़कर यहाँ आती रहूँ। मेरे पास भी कई शो और एड फिल्म है, मुझे वो भी करने होते हैं। इनको जो भी डिसाइड करना है करते रहें। डायरेक्टर ने भूमि की तरफ देखा जो अभी भी पसोपेश में था। वह अच्छे से समझ रहा था, वह भी अब भूमि के नखरे उठाने को तैयार नहीं था। वह अपनी चेयर पर गया और टेबल की दरार में कुछ रखे पेपर्स निकाल लिए और उसने वो फिल्म साइनिंग वाला पेपर दोनों की तरफ बढ़ा दिया। जिसे मंजूर है वो फिल्म साइन कर ले, जिसे नहीं वो आज़ाद है अपने फैसले लेने के लिए। डायरेक्टर भी भूमि के व्यवहार से खींच गया था। वह उन दोनों के ड्रामे से झुंझला गया था। वह भी फैसला करना चाहता था। मौका अच्छा देख आहाना ने झट से साइनिंग पेपर उठाया और बिना उसमें अमाउंट देखे साइन कर दिए। अमाउंट उसके लिए इतने मायने नहीं रखती। वह फिल्म उसके साइड प्राइड की विषय बन गई है जिसे वह छोड़ नहीं सकती। फिल्म इंडस्ट्री में भी वह भूमि को सबक सिखाने ही आना चाहती थी, वरना यह उसे हमेशा बेइज्जत करता रहेगा। उसकी वजह से ही फिल्म छोड़ना उसकी जीत होगी, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती।
उसने दस्तखत किए और बिना उसकी तरफ देखे बाहर चली गई। भूमिक हक्का बक्का खड़ा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। उसके लिए आहाना का ऐसा बर्ताव अप्रत्याशित है। फिल्म साइन करने के अलावा उसके पास भी कोई विकल्प शेष नहीं था। जेब लगभग खाली है। पिछले दिनों से कोई रोल का ऑफर भी नहीं आया। बहुत सोचने के बाद आखिर उसने उस पेपर्स पर साइन कर दिए और बाहर निकल गया। इतना अधिक अपमान उसे आज तक कभी महसूस नहीं हुआ जितना आज हो रहा था। आहाना जो हर समय उससे डरी रहती, उसे आंख दिखाने लगी है और वो डायरेक्टर भी उसे यह सब बोलने की हिम्मत इसलिए कर पाया कि वह उसकी मजबूरी समझ चुका है। आज तक हर काम अपनी शर्तें पर करने वाला शख्स, जो चाहा वही मिल गया, जो करना चाहा कर लिया। पर आज इस लड़की और उसकी मॉम की वजह से उसे यह सब करने मजबूर होना पड़ा। फिल्म साइनिंग पेपर्स पर साइन करके बाहर आ गया। जब तक आहाना भी गाड़ी में बैठ गई थी, नज़र उस पर पड़ी। दंदनाता बाहर आया और गाड़ी की खिड़की से हाथ डालकर गाड़ी की चाबी निकाल दी ताकि वह गाड़ी आगे न बढ़ा सके। ये मत सोचना कि ज़्यादा देर तुम्हारी ये हेकड़ी चलेगी। फिल्म तो साइन कर दी, पर काम तो तब करेगी न जब मैं तुझे करने दूंगा। ये फिल्म और यह स्टूडियो मैं तेरे लिए नर्क ना बना दूं दिया तो मैं भी भूमि कारवंशी नहीं। तू फिल्म क्या मुंबई छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएगी। यह मैं हवा में तीर नहीं चला रहा। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। जैसे तुझे हमारा घर छोड़ने मजबूर किया था, तुझे फिल्म छोड़ने भी मजबूर करूँगा। तब भी तुझे पहले चेतावनी देता रहा कि घर छोड़ दे, पर तू नहीं मानी और तू अब भी नहीं मान रही। पर रिजल्ट पता है क्या रहा था? वह उसे चेतावनी देता बोला, हाँ गई थी छोड़कर, वापस भी आ गई। पहले आपके घर पर रहती थी, अब अपना घर भी ले लिया और ये फिल्म भी करूँगी। जितना मुझे परेशान करेंगे मैं और मजबूत होकर उभरूँगी। आपको जो करना है करते रहना। पर यह तो निश्चित है कि मैं आप या आप जैसे लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। वह उसके हाथ से चाबी छीन लेती है। जब तक भूमिक संभलता वह गाड़ी स्टार्ट करके चली भी गई। भूमिक पैर पटकता रह गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मन भी उद्विग्न था। उसे फिल्म प्रमोशन के लिए एक होटल में जाना था तो वहाँ से वहीं चला गया। यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद शाम को कदम बार की तरफ मोड़ दिए, पर उसके पास बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जेब में मात्र कुल 50,000 रुपये बचे हैं। अगर शराब पर उड़ा दिए तो गाड़ी पर तेल तक नहीं भरवा पाएगा और कल ही उसे मोम के आगे बेबस होकर हाथ फैलाने पड़ेंगे, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता। मोम, आपने ये अच्छा नहीं किया। उस लड़की के लिए अपने बेटे को बगैर बना दिया। अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली, घर आ गया। मन में आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। मॉम मॉम, उसने गाड़ी गैराज में खड़ी की और अंदर दाखिल होते हुए आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर वे अपने कमरे से बाहर आ गई। मुझे आपसे बात करनी है, वह नीचे से ही बोला, पर वह चुप थी तो वह दंदनाता ऊपर आ गया। बोलो, क्या बात करनी है? उन्हें लगा वह पीकर आया है, इसलिए गुस्से में बोली। वह नज़दीक आया पर नहीं, आज उसे शराब की महक नहीं आ रही थी। वे हैरानी से उसे देखने लगी। क्या बात हो गई? उन्होंने पूछा। क्या मॉम, क्या मिल रहा है आपको? मुझे यूँ इंसल्ट करवा कर। उसकी आंखों और आवाज़ में गुस्सा भी था और मायूसी भी। बात क्या हो गई? जानकर भी ना जानने का सफल अभिनय करने का प्रयास करती पूछती। आज वो लड़की और वो डायरेक्टर भी मुझे आंखें दिखाने लगे। सब आपकी वजह से हुआ है। आपने फिल्म करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। माम, आप भूल रही हैं, मैं भूमि कारवंशी हूँ। आप जिद पर हैं तो मैं दोगुना जिद पर हूँ। झुकूंगा नहीं। फिल्म साइन कर आया उस लड़की के साथ जो कल तक हमारी नौकरानी थी। तो क्या हो गया? वो लड़की इंसान नहीं है। जैसे तुम एक्टर हो, वह भी एक्ट्रेस है। मुझे उससे नफरत है। जैसे वो लड़कियों के साथ फिल्में करते थे, इसके साथ भी करना। उन्होंने सामान तरीके से कहा। नहीं मॉम, मैं उस लड़की को जीतने नहीं दूंगा। उसे फिल्म छोड़ने पर मजबूर करूंगा, जैसे ये घर छोड़ने पर किया था। उसके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार उसके साथ आप भी होंगी। उसके ये कहते ही हिमानी जी ने आपा खो दिया। एक जोरदार तमाचा भूमिक के गाल पर लगा। जितना हैरानी हिमानी जी की इस प्रतिक्रिया पर भूमिक था, उतनी ही वो खुद भी थी। उन्होंने कभी भूमिक पर हाथ नहीं उठाया, पर उसका ये कहना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। भूमि को क्यों अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा, बल्कि वह तो गलती पर गलती किए जा रहा है। उसका हाथ भूमि के गाल पर लगा तो वह हक्का बक्का था। हिमानी जी भी। मॉम, आपने मुझ पर हाथ उठाया। वह रुआंसा होकर बोला। मैं नहीं उठाना चाहती थी, पर तुम क्या कह रहे हो कि तुम उसे उसी तरह फिल्म छोड़ने मजबूर करोगे जैसे घर छोड़ने मजबूर किया? जानते हो तुमने क्या किया उस दिन?
उस गलती का एहसास कराने में यह सब कर रही हूँ और तुम गलती मानने के बजाय और गलती करना चाहते हो। मॉम, आप हमेशा उस लड़की की साइड क्यों लेती हो? आप मेरी मॉम हो और तरफदारी उस लड़की की करती हो। उसकी वजह से मेरी मॉम मुझसे दूर हो गई। आप माफ़ी की बात कर रही थी, वो तो कभी नहीं मांगूंगा, पर मैं भी कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपने उसके लिए अपने बेटे पर हाथ उठाया, मुझे पैसों के लिए तरसा रही हैं, यहाँ तक कि उस फिल्म में काम करने मजबूर कर रही हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करता हूँ और खोने से भी डरता हूँ, पर उस लड़की ने आपको मुझसे छीन लिया, दूर कर दिया। और भावुक होकर बोला, भूमिक तुम गलत समझ रहे हो। नहीं मॉम, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, मैं सब समझ रहा हूँ, कहता हुआ गुस्से में अपने कमरे में चला गया। आरुल विला में रात 9 बजे का समय था। परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अविराज की माता जी सुचित्रा जी बोली, जी मम्मी। वह चम्मच प्लेट में छोड़ता उसकी तरफ देखने लगा। कल मैं भूमिक से मिलने जाऊंगी, वह धीमे से बोली। क्यों? अविराज को हैरानी से घेरा। एक बार और कोशिश करते हैं उसे मनाने की, क्या पता वंशिका की शादी के बहाने वापस आ जाए। मम्मी, सारुल बेला में भूमिक नहीं आएगा, मुझे लगता है मेरा इतना कहना ही काफ़ी है, उसने तेवर सख्त करते हुए कहा। शादी में तो बुला ले, वो अकेला नहीं आएगा। बहन की शादी में भाई का आना जरूरी है। उन्होंने लाचारी से उसकी तरफ देखा। क्या ज़रूरत है मॉम? जब आज तक वो कभी यहाँ झांकने नहीं आई, तो अब आपको क्या पड़ी है उन्हें यहाँ बुलाने की? न कोई मेरी मम्मी है न भाई। वंशिका बीच में बोल पड़ी। वंशु, अपनी मॉम भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलती। अभिलाष बोला, मेरी मॉम ये हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया, वो मेरी माँ नहीं है जो मुझे अकेला छोड़कर चली गई, कहकर वह उठकर चली गई। कल एक बार जाऊंगी, उससे समझाने की कोशिश करूंगी। वंशिका के जाने के बाद वह बोली, जैसा आपको ठीक लगे कर लो, पर हिमानी यार वंशी यहाँ नहीं आनी चाहिए, कहकर वह भी उठकर सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। अब अभिलाष और सुचित्रा जी ही थी। माँ, मैं भी आपके साथ भूमिक से मिलने चलूँगा। तुम चलोगे तो यह मिलने राजी नहीं होगा। उनके घर चलते हैं क्या? घर चलने की बात पर उन्होंने हैरानी जताई। हाँ, तो हिमानी के घर जाएगा? हाँ, तू तो कभी उसका चेहरा नहीं देखने वाला था। इतने साल नहीं देखा, न उसे लेने गया। पूरी जवानी एकाकीपन में निकल गई, उसकी भी और मेरी भी। उसे खोने से डरता था। उस डर ने मुझे दिमागी मरीज बना दिया था, जिसने हमें सच में ही दूर कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली। तो क्यों अपने को दोषी मान रहा है? सारी गलती तेरी नहीं है। आप खुद को दोषी मानने के सिवा कर भी क्या सकते हैं? हमारी बेटी की शादी है, जो गलती हमने की मुझे डर है हमारे बच्चे न दोहराएं, इसलिए हिमानी और भूमि का शादी में आना जरूरी है। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।